आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2020 की सीरीज में ये हमारा 8th लेक्चर है जहां पे मैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला आर्टिकल है पेटलैंड्स। इसको पेटलैंड्स प्रोनाउंस किया जाता है। मैं कह दूं पहले हम जितने भी आर्टिकल्स ईवीएस की सीरीज में डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए पेटलैंड्स क्या है वो जानते हैं। प्रोटेक्टिंग पेटलैंड्स कैन हेल्प अटेन क्लाइमेट गोल्स। ये बात क्या है भाई, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने से क्लाइमेट गोल्स अचीव कर सकते हैं हम। इसका मतलब क्या है, जो तस्वीर देख रहे हो आप यही वेटलैंड्स कहलाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ग्लोब की मैं एरियल व्यू यानी ऊपर से फोटो लेकर बता रहा हूं आपको। ये एक थोड़े से रिवर्स होते हैं और या थोड़े से ओएसिस होते हैं जहां पे इस तरह के टोपोग्राफी देखने को मिलती है, यानी कुछ वाटर्स और कुछ लैंड्स। और जो भी देख रहे हैं आप ये लैंड, बेसिकली ये लैंड नहीं है लेकिन ये लैंड क्रिएट की गई है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स के द्वारा। यानी जो भी लैंड देख रहे हैं आप ये डिकम्पोजिशन प्लांट्स है जिसको हजारों साल तक सरवाइव करना होता है ये वाटर लॉगिंग में। वेटलैंड्स को बेसिकली हम टाइप ऑफ वेटलैंड्स कहते हैं। वेटलैंड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, 1 2 3 4। इसमें से एक होता है पेटलैंड्स। ठीक है, उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम, इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल वेटलैंड से रिलेटेड है, वहीं पे है ना हम फोकस करेंगे। वेटलैंड्स इसलिए कह रहे हैं इसको, ये वेट है मतलब अराउंड सराउंडिंग में इसके लैंड के वेट यानी पानी होता है, इसलिए इसको वेटलैंड कहते हैं। ये एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें प्रिजर्व करना है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को और प्रोवाइड करना है सेफ ड्रिंकिंग वाटर और मिनिमाइज करना है फ्लड रिस्क, तो ये सारी चीजों के लिए वेटलैंड्स होना, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना यानी वेटलैंड्स को कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो देखेंगे रोल ऑफ वेटलैंड्स होता क्या है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। बेसिकली ये जो वेटलैंड्स है पूरे वर्ल्ड में 3% वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं और ये 3% वेटलैंड्स जो है 30% फॉरेस्ट कवर का काम करते हैं। ठीक है, हमारे वर्ल्ड में ग्लोब में 30% के करीब करीब फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर है, जिसमें से 3% जो है वेटलैंड्स है। फॉरेस्ट एरिया का काम क्या होता है, कार्बन को सिंक करना यानी कार्बन को ऑब्जर्व करना। सिमिलरली ये 3% वेटलैंड्स 30% का काम कर रहे हैं। 3% वेटलैंड्स जो देख रहे हो आप, ये वेटलैंड्स दलदल जैसा शेप है इसका, और आप इस पे कदम रखोगे, जब पैर रखोगे आप ऐसा लगेगा कि ये जेली जैसा सॉफ्ट होगा और ये अपने आपको है ना अंदर कर देगा। ये वेटलैंड्स दुनिया की जितनी भी कार्बन होती है कार्बन सिंक कर लेते हैं अपने अंदर। 3% होते हैं लेकिन काम 30% फॉरेस्ट का कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कार्बन, टन्स में कार्बन को ऑब्जर्व कर लेते हैं ये वेटलैंड्स। डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में होते हैं और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इनको मैंग्रोव्स बोला जाता है। मैंग्रोव्स आपको पता ही होगा मैंग्रोव्स कहाँ पे ग्रो करते हैं। ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ और बिलो सी लेवल मिलते हैं। ठीक है, अगर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये सी है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के यहाँ पे और यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको मैंग्रोव्स कहते हैं, जो ट्रीज ग्रो करते हैं उनको मैंग्रोव्स कहते हैं। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव्स बेसिकली वेटलैंड जैसा एक्ट करते हैं, यानी मैंग्रोव्स कार्बन को सिंक करते हैं। आर्कटिक रीजन्स में वेटलैंड्स को मोसेस भी कहा जाता है। आप सर्च करना एक बार मोसेस किस तरह से दिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मोसेस भी, ये जो तस्वीर देख रहे हो आप उसमें जैसा बताया जा रहा है मोसेस वैसे ही होते हैं। और यहां देखें इंडोनेशिया में 40% वेटलैंड्स है। 3% का 40% ले लेना आप। ट्रॉपिकल वेटलैंड्स जो हैं, जितने भी ट्रॉपिकल वेटलैंड्स है उसमें से 40% वेटलैंड्स इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और इंडिया में वेटलैंड्स रफली 320 टू 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्युपाई किया करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिजन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं ये कोलिजन होता क्या है, ये कोलिजन है क्या। यूरोपियन कमीशन ने रिसेंटली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन यानी 3 मार्च के दिन यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिजन को लॉन्च किया है। ये कोलिजन यानी गठबंधन, ये होगा जूस, एक्वेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क्स, नेचुरल हिस्ट्री एंड साइंस म्यूजियम के दरमियान।
जितने भी हैं वर्ल्ड में, जूस, एक्वेरियम्स, बॉटनिकल गार्डन्स एंड ऑल, ये सबका गठबंधन किया जाएगा। ये गठबंधन में कॉमन प्लेज ली गई थी, देखते हुए इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम, जिसको हम IPBES बोलेंगे यहां से। तो इसकी रिपोर्ट को देखते हुए ये कॉमन प्लेज लेना पड़ा यूरोपियन कमीशन को। ये IPBES एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ग्लोबल असेसमेंट फाइंडिंग की गई है कि आज भी 1 मिलियन स्पीशीज ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट होने के करीब करीब है, यानी विलुप्त होने के करीब करीब है। और जितने भी विजिटर्स होंगे और जितने भी इंस्टीट्यूट्स होंगे, ये अपनी वॉइस रेज करेंगे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। यही बता रहे हैं कि अवेयरनेस कैसा फैलाया जाए विजिटर और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी वजह से यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिशन को लॉन्च किया गया है यूरोपियन कमीशन ने। ना आइए देखते हैं जिसकी रिपोर्ट की वजह से यूरोपियन कमीशन ने इतना जबरदस्त स्टेप लिया है ये कोलिशन लॉन्च करके। वो रिपोर्ट किसने दी है और ये क्या है, कौन सी बॉडी है ये? इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज है जिसने ये रिपोर्ट, ये ग्लोबल फाइंडिंग्स एसेस की है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था स्टेट्स टू स्ट्रेंथ द साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने। ये इस्टेब्लिश की गई थी पनामा सिटी में इन 2012 और इसको इस्टेब्लिश करवाया गया था 94 गवर्नमेंट्स ने। और एक बात जान लिया आप, IPBES के जितने भी मेंबर हैं वो तकरीबन मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के स्टेट से। आपको पता ही होगा 50 यूनाइटेड नेशंस का, यानी यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स है, जिनमें से ऑल स्टेट्स मेंबर्स जो हैं वो सब एलिजिबल होते हैं IPBES की मेंबरशिप के लिए। IPBES यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं है, दो यूनाइटेड नेशंस के पूरे लोग हैं इसमें शामिल, लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं है। बट द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है ये प्रोवाइड करता है सेक्रेटेरिएट सर्विसेज फॉर IPBES के लिए। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम सेक्रेटेरिएट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। IPBES का मेन फोकस होगा असेसमेंट करना है बायोडाइवर्सिटी का और बिल्डिंग कैपेसिटी एंड नॉलेज पॉलिसी सपोर्ट करना है बायोडाइवर्सिटी के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको कहते हैं हम MOEF एंड CC। रिसेंटली MOEF एंड CC ने नेशनल चंबल सैंक्चुरी जो कि मध्य प्रदेश में है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने की वजह क्या थी वो हम जानेंगे। और इको सेंसिटिव जोन या इको सेंसिटिव एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया भी कहते हैं इसको, ये होता क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन बेसिकली अब ये जानिए कि मिनिस्ट्री ने ये नोटिस जारी की है कि 0 से लेकर 2 किलोमीटर तक इन एंड अराउंड जितना भी एरिया होगा चंबल नेशनल चंबल सैंक्चुरी का, उसको ESZ कहेंगे। ESZ इको सेंसिटिव जोन, इसको है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कंफ्यूज नहीं कर बैठना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ और है और इको सेंसिटिव जोन कुछ और है। इको सेंसिटिव जोन होता क्या है वो देख लें, लेकिन उससे पहले 2 वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, उस पर फोकस करना। एक है कोर, दूसरा होता है बफर। ये एरिया इसको कोर कहते हैं और इसके अराउंड में जो एरिया होता है उसको बफर कहते हैं। किलोमीटर्स यहाँ पे मैंडेट नहीं है, कन्फाइंड नहीं है कि इतने ही किलोमीटर्स का कोर होगा, इतने ही किलोमीटर्स का बफर होगा, कुछ कन्फाइंड नहीं किया गया। लेकिन ये कोर एरिया में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं या फ्लोरा या फाउना बहुत सारे होते हैं। तकरीबन जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज में वो इंडेंजर्ड कैटेगरी के होते हैं और एक्सटिंक्ट कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स होते हैं कोर एरिया में। होता ये है बेसिकली ये कोर एरिया से एनिमल्स बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद अगर बफर जोन नहीं है, इन दैट केस ये बहुत ज्यादा बाहर निकल जाते हैं और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यानी एनिमल्स विलेजेस में या सिटीज में रोम करते हैं और इससे एनिमल्स और मैन में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो बफर जोन लगाया जाता है। बफर जोन बेसिकली बफर जोन एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए होता है और बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं बफर जोन के अंदर। लेकिन वो एरियाज क्या
जहां पे बफर जोन्स नहीं होते हैं, वो एरियाज को इको सेंसिटिव जोन्स या इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। इको सेंसिटिव जोन्स ये डिक्लेयर किया जाता है एक नोटिस के द्वारा, जो कि ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्रोवाइड की जाती है, उन लोगों के जरिए निकलती है ये नोटिफिकेशन। ये प्रोविजंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है उसके रूल्स के हिसाब से बनी हुई होगी कि कौन से एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना है और कितने किलोमीटर्स का इको सेंसिटिव जोन होगा, ये तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन वहां पे होगी। ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002-2016 ये एडवोकेट कर रहा है वो रीजन्स जो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं कि प्रिवेंट करना है आइसोलेशन ऑफ पैचेस, यानी जो ये आइसोलेट है, ये अगर बफर नहीं होगा तो ये आइसोलेट हो जाएगा ये एरिया, उसको प्रोटेक्ट किस तरह से करना है ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान भी बता रहा है। और ये जोन्स, सच जोन्स जहां पे बफर नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स के लिए। तो इसी की वजह से बायोडाइवर्सिटी को अगर लॉन्ग रन में प्रोटेक्ट करना है तो उसको ESZ डिक्लेयर कर देना बेहतर होगा। नेशनल चैम्बर सैंक्चुरी को जिस तरह से अभी बताया मैंने कि ESZ डिक्लेयर कर दिया है, तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल चंबल सैंक्चुरी क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लें। नेशनल चंबल सैंक्चुरी को नेशनल चंबल घड़ियाल सैंक्चुरी भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक एनिमल यानी एक रेप्टाइल बेसिकली ये है घड़ियाल, इसकी वजह से ये नाम भी इसका यही है। नेशनल चैम्बर सैंक्चुरी को नेशनल चंबल घड़ियाल सैंक्चुरी से भी जाना जाता है। इसको नेशनल सैंक्चुरी डिक्लेयर किया गया था 1979 में, और इसकी ये स्पेशल बात है कि ये 3 एरियाज में आती है, जैसा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये 3 एरियाज में ये स्ट्रेच की हुई है ये सैंक्चुरी, और ये होम है 70% ऑफ घड़ियाल के लिए। ये है घड़ियाल, 70% ऑफ घड़ियाल यहाँ पे पाए जाते हैं। बेसिकली घड़ियाल जो है ये रेसिडेंट है बांग्लादेश के, नेपाल के और इंडिया के भी। यहाँ पे इसके अलावा भी, घड़ियाल के अलावा फ्रेश वाटर गैंजेटिक डॉल्फिन्स होते हैं यहाँ पे, और 9 स्पेशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स मिलती है। उसके अलावा भी बहुत सारे तकरीबन 290 स्पेशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखने को मिलती है ये सैंक्चुरी में, चंबल सैंक्चुरी में। और यहाँ पे देखना कंजर्वेशन स्टेटस जो है ये एनिमल का यानी घड़ियाल का, ये रेप्टाइल का, वो है शेड्यूल 1 की कैटेगरी में आता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और इसके अलावा भी IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, दुनिया से खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है मिसलेनियस एक्टिविटीज में से, मिसलेनियस आर्टिकल्स में से ये मैं पॉइंट आउट किया हूं कार्टेजिना प्रोटोकॉल। सी बेसिकली ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हो तो, किस तरह से कितने प्रोटोकॉल्स हैं एंड ऑल। सी हम जानते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। एक अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट हुआ था रियो दी जेनेरियो में यानी ब्राजील में 1992 में। अब यहाँ से बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में, बहुत सारे ये अर्थ समिट के कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, और वहां पे कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारे आउटकम्स निकल के आए, जैसा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात करना है, और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की बात करना है। इसके लिए अलग अलग चीजें साइन हुए थे, जैसा कि क्लाइमेट चेंज के लिए UNFCCC साइन किया गया था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 ये साइन किया गया था। और सप्लीमेंट्री जो है CBD का यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसका जो सप्लीमेंट्री प्रोविजन है, कन्वेंशन है, वो है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल को इस्टेब्लिश किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 29 जनवरी 2000 में, और ये एनफोर्स किया गया था कि 2003 11 सितंबर को। बेसिकली ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स से ये एनिमल्स को, ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बींग से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसा कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे LMOS डेवलप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, नेचुरली ये इवॉल्व होते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस से। अब इसका काम ये होगा कार्टेजिना प्रोटोकॉल्स को ये अकाउंट करें कि कितने रिस्क होंगे ह्यूमन हेल्थ
अगर इस तरह के लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में फिरेंगे, और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। ये सारी चीजों को एसेस करने के लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। ये एक सप्लीमेंट्री कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू।